1857 की क्रांति भारत के इतिहास में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए ये एक ऐसी पहली भारतीय क्रांति थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। जहां अंग्रेजों ने भारतीय देसी राजाओं और रजवाड़ों की सहायता से इस क्रांति को कुचला और भारतीय क्रांतिकारियों का दमन किया। इस देसी राजाओं में शामिल थे ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के सिख और महाराष्ट्र के मराठाओं और कुछ दक्षिण भारतीय देसी राजा भी शामिल थे, जिसमें भारतीय के इतिहास में पहली भारतीय क्रांति को दमन किया गया। इस क्रांति की जो मुख्य किरदारकारा थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, जो भारत के इतिहास में मशहूर हुई। और इस क्रांति की शुरुआत होने के पीछे मुख्य कारण था भारत के इतिहास में जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार में भारत के निवासी जो सिपाही की भूमिका में सिपाही की सेवा दे रहे थे, उनके बीच में फैला असंतोष। सिपाही मूलतः कंपनी के बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे। वर्ष 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण यह सेना विभिन्न से पूर्ण थी और इसमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेष अधिकार और रीति रिवाजों का महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के पश्चात कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के पश्चात सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई। सेना में सिपाहियों की जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नई भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। विदेश में काम करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी के पीछे सिपाहियों में यह असंतोष फैला था कि समुद्र से उस पार जो लोग अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजियों को सहायता हेतु या उनकी सेवा के लिए सेवा देने जाएंगे तो वह अपने धर्म को खो देंगे और वह नापाक हो जाएंगे। इस चीज़ को लेके भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैला। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था। भारतीय सैनिकों का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया था। फिर इस घटना को सबसे ज़्यादा आग को हवा देने का काम किया कि भारत के इतिहास में जो ब्रिटिश सरकार थी, जो आधुनिक हथियार का सूत्रपात करना चाहती थी, वो थी एनफील्ड बंदूक। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया था कि कंपनी उनकी धर्म जाति को परिवर्तन करना चाहती है। अफवाहें इस समय एक अफवाह और फैली थी कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध के प्रारंभ हुआ था और सन 1857 में 100 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा। तो इस अफवाहों के चलते सिपाहियों में चपातियां और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे। ये आने वाले विद्रोह के लक्षण थे। विद्रोह का प्रारंभ हुआ तो हुआ कैसे? विद्रोह की चिंगारी जब भड़की जब आटे में हड्डियों के चूर्ण को मिलावट और नई आधुनिक एनफील्ड बंदूकों को लाए जाने की खबरों ने सरकार के साथ सिपाहियों के मनमुटाव को बढ़ा दिया। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नाली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के भारी हिस्से में चर्बी होती थी जो कि उससे सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सूअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित थी। चर्बी वाले कारतूसों ने सेना में असंतोष के नए कारण पैदा नहीं किया, अपितु धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान किया। क्रांति की शुरुआत असली जब हुई जब मेरठ छावनी के बैरकपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहाँ के जो स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को दबाने हेतु अंग्रेजी सरकार ने 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी। उसे
फांसी की सजा से ही फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। फिर 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्ष के कैद की सजा मिली। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य हो गया। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिपले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। उसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। जो मेरठ में क्रांति की शुरुआत की थी मेरठ के सिपाहियों ने, और उन्होंने दिल्ली में जब कूच किया, जो दिल्ली की स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोही सिपाही थे, वह इन्फेंट्री विद्रोही सिपाही जहां वह राइफलधारी सिपाहियां हुआ करते थे, उनमें जाकर वो शामिल हो गए और वहां जाकर एक वृद्ध एवं शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के एक अंतिम शासक थे। जल्द ही दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके प्रतीक बन गए। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल शासक का स्वाभाविक उत्थान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता का परंपरागत प्रतीक चिन्ह बन गया। इस एकमात्र कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह की क्रांति को युद्ध में तब्दील कर दिया। बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकिचाहट के पश्चात भारत के सभी प्रमुख एवं शासकों को पत्र लिखा और उन्हें ब्रिटिश शासन से लड़ने और प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय राज्य का एक परिसंघ संगठित करने के लिए प्रेरित किया। समस्त बंगाल सेना ने जल्द ही विद्रोह की आवाज बुलंद की, जो तेजी से फैल गई। अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार, अधिकांश भाग और पूर्वी पंजाब ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। लोगों की सहभागिता, सिपाहियों के विद्रोह को आम लोगों का समर्थन मिला था, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांतों तथा अवध का। उन्हें लंबे समय से एकत्रित असंतोष की अभिव्यक्ति का अवसर मिल गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध की अभिव्यक्ति हेतु एक साथ आवाज बुलंद की। विद्रोह में किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों तथा लोक अधिकारियों की व्यापक सहभागिता रही, जिसने इसे शक्ति देने के साथ साथ लोकप्रिय विद्रोह का रूप भी प्रदान किया। यहाँ किसानों एवं छोटे जमींदारों ने अपने असंतोष को अभिव्यक्ति देने के लिए महाजनों एवं जमींदारों पर हमले किए, जिन्होंने उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया था। उन्हें महाजनों में लाखों एवं स्वर्ण संबंधी अभिलेखों को नष्ट करने के लिए विद्रोह का लाभ उठाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालयों, राजस्व कार्यालय, जिन्हें तहसील कहा जाता है आज के समय, राजस्व अभिलेखों तथा पुलिस स्टेशन भारी हमले किए। एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1.5 लाख पुरुषों में से 1 लाख से अधिक आम नागरिक थे। दिल्ली पर कब्जा करने के 1 माह के भीतर विद्रोह देश के विभिन्न भागों में फैल गया। लखनऊ को पुनः प्राप्त करने का काम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में लखनऊ पर अधिकार प्राप्त करने की सफलता पाई। लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। रोहिलखंड, जो बरेली के सटे हुए क्षेत्र थे, उस रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। और यही चिंगारी बिहार में जब भड़की तो बिहार में एक छोटी रियासत थी जिसका नाम जगदीशपुर था। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों का सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह के एक सैन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे, किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था, जिसने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया और व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया और विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। कानपुर के नाना साहब के दक्ष सहायक तात्या टोपे ने झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिक
उनकी सेना से आकर मिल गए और ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण ली।